जय हिंद मैडम, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? नहीं सर। मैंने एक फाइल शेयर की है व्हाट्सएप में, ग्रुप में। जी जी। वही फाइल को हम आज समझने वाले हैं। सो यू कैन डाउनलोड इट एट योर पार्ट एज वेल। हम्म। तो सर जैसे आपने अभी एस्टिमेट लगाया है, ये इस बार आ सकता है क्वेश्चन 10 मार्क्स में। तो मतलब इसका कुछ क्या मतलब कुछ अमेंडमेंट वगैरह कुछ आया है क्या इसका? ये अमेंडमेंट है जी मैडम। अच्छा। जी, ये है ना, पहले एक बरस में फाइल होता। ओके ओके, हाँ वो पहले एक में ही होता था। हाँ। तो सर ये अभी आई है अब 2025 में, ये मतलब एग्जाम के बाद आई है? नहीं नहीं नहीं, 2025 में भी ये आ गया था। ओके तब भी एक क्वेश्चन आया था और इस बार भी आ सकता है। ओके ओके ओके। क्योंकि इसकी रिलेवेंसी है ना, आप अगर पेज नंबर 4 पे जाएंगे, जी। इसकी रिलेवेंसी आपको 2026 के बाद खत्म होती हुई दिखेगी। तब तक के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। ओके। आप पेज में अगर आप देखेंगे, ये रहा जून हम्म। 2026, ये लाइन रही। जून 2026 तक ये आएगा ही आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है सर। इससे हमें क्या पता चलेगा मैडम, कि अगर कोई भी रूल्स मॉडिफाइड होते हैं, हम्म तो वो जिस दिन से मॉडिफाइड होते हैं हम्म। उससे पहले भी और उसके बाद में भी जी। कितनी डिफिकल्टीज आती है एक रूल चेंज होने की वजह से, ये समझ हम्म। में आएगी। ओके ओके। क्योंकि ये रूल चेंज हुआ था 15 मार्च 2024 को। हम्म। तो उससे पहले क्या हो सकता है, उसके बाद में क्या हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक है। बाजिया मैडम, गुड इवनिंग मैम, जय हिंद। गुड इवनिंग सर। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है बाजिया मैम? सर बहुत बेकार, 1.5 महीने से तो कुछ पढ़ ही नहीं पाई थी। बीमार होके अब मैं सारी क्लासेस दोबारा से कर रही हूँ, जो छूट गई है सर। परफेक्ट। कर रहे हैं ना, स्टार्ट कर दिया हाँ सर। तो हो जाएगा। जी। गौरव सर कैसे हैं सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बढ़िया। चलिए, जब तक रजत सर आते हैं तब तक मैं आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, फॉर्म नंबर 27 के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म 27? फॉर्म 27 है क्या और किसके लिए है? तो फॉर्म 27 वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन के लिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि पेटेंट को सिर्फ फाइल करना ही उसका इंटेंशन नहीं है। पेटेंट का यूज भी किया जाना चाहिए, कॉमर्शियली यूज भी होना चाहिए। तभी तो वो इन्वेंशन जो सोसाइटी है उसके लिए काम करेगी। तो आफ्टर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, एक पेटेंट कितना यूजफुल है सोसाइटी के लिए कॉमर्शियल बेसिस पे, उसको देखा जाता है फॉर्म नंबर 27 से। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्म 27 is a statutory requirement under section 146 subsection 2 of the Patent Act 1970 as amended.
and Rule 131, sub clause 1 of the Patent Rules 2003 is amended for submission of a statement regarding the working of the patented invention on a commercial scale in India. तो यहाँ पर जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था आज का सेशन, तो व्हाट्सएप में मैंने लिखा था फॉर्म नंबर 27, सेक्शन 146, रूल नंबर 131 एंड लास्ट में लिखा था रूल नंबर 138। रूल नंबर 138 भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है जो अमेंडमेंट आया है उसके लिए, बट उसमें क्या कहा गया है? रूल नंबर 138 कहता है कि रूल्स में, पेटेंट रूल्स में जितनी भी टाइमलाइंस है, पेटेंट एक्ट में नहीं, पेटेंट रूल्स में जितनी भी टाइमलाइंस है, उसे 6 महीने तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। उसे 6 महीने तक और एक्सटेंड किया जा सकता है, और वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है बिकॉज फॉर्म नंबर 27 की जो टाइमलाइन है वो रूल्स में डिफाइन की गई है, ना कि एक्ट में। तो किस तरीके से फॉर्म नंबर 27 की पहले तो गाइडलाइंस क्या है, टाइमलाइंस क्या है, एंड फिर उसे 6 महीने रूल नंबर 138 से कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बात हम जानेंगे। रजत सर भी आ चुके हैं। वेलकम रजत सर। जय हिंद सर। अखिल सर जय हिंद। साक्षी मैडम जय हिंद, गुड इवनिंग जी सर। किरण सर कर रहे हैं ना रजत सर? हाँ सर, ये विजिबल है। यस सर, रेडी। जस्ट अ सेकेंड सर, ये तो अच्छा। टेक अ मिनट, सेकंड इज वेरी लेस सर। अच्छा, थोड़ा सा डिले हो रहा है। शुड आई टेक अ लीड? मैं पढ़ाऊं? नहीं नहीं, हाँ बस हो गया। जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कलरिंग। चलिए, सेक्शन 146, पावर ऑफ कंट्रोलर regarding information of patent। देखिए, ये इंफॉर्मेशन किस तरह की इंफॉर्मेशन है, पहले ये समझते हैं। इट इज
info about commercial working of patent, or I should say all related to accounts, कि ये एक जो पर्टिकुलर पेटेंट है इससे कितना बिजनेस जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बेसिकली एक पेटेंट का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर को देनी पड़ती है आफ्टर ग्रांट। कैसे देनी पड़ती है? बाय फाइलिंग फॉर्म 27, जिसकी नो फीस होती है, बट इस पर एक एक्सटेंशन पॉसिबल होता है इसकी फाइलिंग में, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ತೆಗಿರಿ ಇರ್ಲಿ. which is up to 3 months by using form 4। एंड सर इसका थोड़ा सा मुझे फीस का मेमोराइज नहीं है, फॉर्म 4 यहाँ पे एक्सटेंशन एक आप देखिएगा प्लीज, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 480 है, बट कंफर्म कर लीजिएगा। जी। बट इसकी फाइलिंग का जो टाइमलाइन होता है, अब ये टाइमलाइन क्या है इसको हम समझेंगे प्रॉपर से, बट उस पर एक्सटेंशन मिलता है 3 मंथ्स का। देखिए जब पेटेंट ग्रांट होता है, आफ्टर ग्रांट, ये एक बार आप एक कॉमन सेंस से भी हम एक चीज समझ पाएंगे यहाँ पर कि ये जो प्रोसेस है, ये जो फाइलिंग ऑफ फॉर्म 27 है, दैट इज आफ्टर ग्रांट। जब ग्रांट हो गया तब वो क्या कमर्शियली वर्क कर रहा है। और देखिए कोई भी पेटेंट होता है, पेटेंटी के साथ साथ एक पेटेंट में कोई लाइसेंसी भी हो सकता है, या और जितना भी उसने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या जिसको भी उस पेटेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो राइट्स फर्दर शेयर किए हैं, वो जितनी भी नाम एंटर्ड है रजिस्टर में एज असाइनी, लाइसेंसी, एक्सक्लूसिव लाइसेंस, हूसो दे आर, दे हैव टू फाइल फॉर्म 27 separately। दैट मीन्स पेटेंटी अपना फॉर्म 27 अलग से फाइल करते हैं, लाइसेंसी अलग से करते हैं, डजेंट मैटर वो लाइसेंसी अब एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है या नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है, जो भी लाइसेंसी होंगे वो अपना फॉर्म 27 अलग से फाइल कर सकते हैं। अनदर अगर एक सिनेरियो आप देखें, इफ a patentee have multiple patents, देखिए मान लीजिए कोई पेटेंटी है जिसके पास एक से ज्यादा पेटेंट्स हैं, अब वो क्या कर सकता है, सिंगल फॉर्म 27 कैन ऑल्सो फाइल। एक पेटेंटी जिसके पास मल्टीपल पेटेंट्स हैं, वो उन सब मल्टीपल पेटेंट्स का एक सिंगल फॉर्म 27 भी फाइल कर सकता है, इफ दे आर। सर ये वाली लाइन एक बार वापस से बताना, ये आपने सिंगल फॉर्म 27 वाली। मोनिका मैम, हाँ जी। आप मान लीजिए पेटेंटी हैं, हाँ। आपके पास पेटेंट है, और उस पेटेंट ग्रांट होने के बाद आपने 3 लोगों को लाइसेंस इशू किया, अच्छा। तो अब आप मुझे बताइए कि जो आप तो पेटेंटी हैं, आपको तो फॉर्म 27 फाइल करना ही है,
हाँ, वो जो लाइसेंसी है, वो लाइसेंसी जो बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, उसका फॉर्म 27 कौन फाइल करेगा? ये लाइसेंस ही करेंगे सर। हाँ, लाइसेंसी करेंगे। हम्म। तो ये हो गया सिनेरियो 1। हम्म। सिनेरियो 2 ये बनता है कि मान लीजिए आप एज अ एक इनोवेटर हैं और आपके पास 5 पेटेंट है। हम्म। अब वो पांचों का आपको फॉर्म 27 फाइल करना होगा। जी। तो 5 फॉर्म 27 फाइल करने से बेटर ऑप्शन क्या होगा? कि सिंगल करें तो मान के चलो सर, वो जो पेटेंट है वो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पर है तो भी सिंगल ही होएगा। तो मैम आपको शायद अलग करने पड़ सकते हैं थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली माइट भी पॉसिबल कंट्रोलर आपको अलाउ कर दे, नहीं मालूम। बट एज पर द लॉ जो हम अगर पढ़ रहे हैं, जो रिटर्न नॉलेज है, उसमें आपको रिलेटेड पेटेंट के ही आप सिंगल फॉर्म 27 फाइल कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो मल्टीपल पेटेंट्स है उनका मतलब रिलेटेड पेटेंट्स है मतलब। हाँ, बट अच्छा ठीक है। वो पांचों पेटेंट आपके नाम पर होने चाहिए, आप उसके पेटेंट ही होने चाहिए। ठीक है, रिलेटेड पेटेंट और एक ही पेटेंट ही होना चाहिए उसमें। हाँ, अगर ठीक। मान लीजिए पेटेंट रिलेटेड है बट पेटेंट ही अगर अलग अलग है, हम्म। तब आप किसी दूसरे का फॉर्म 27 नहीं फाइल कर सकते। हाँ हाँ, ये तो क्लियर है सर। हाँ। ठीक है। ओके। सर उस केस में भी अगर आपके पास एक से ज्यादा पेटेंट है ना, तो जब आप फॉर्म नंबर 27 फाइल करते हैं, उसमें पेटेंट नंबर्स मांगे जाते हैं। जब फर्स्ट सेक्शन आप एक बार ओपन कर लीजिए फॉर्म फॉर्म 27 का, शायद फर्स्ट जो टाइटल होता है ना, टाइटल के नीचे ही लिखा होता है फर्स्ट कॉलम में ही पेटेंट नंबर्स। यानी आप कितनी भी पेटेंट्स लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक की। इट इज नॉट रिलेटेड टू वन इन्वेंशन, क्योंकि पेटेंट एक से ज्यादा पेटेंट होना इट मीन्स एक से ज्यादा इन्वेंशन होना बाय डिफॉल्ट। सर ब्राउजर विजिबल है मेरा? यस। जी। देखिए, ये हमारी वेबसाइट आ गई, आईपी इंडिया। पेटेंट फॉर्म्स में हमें जाना है, तो उसके लिए हमें रूल्स में जाना पड़ेगा। HTML पेज में चलते हैं। फॉर्म 27 देखिए, नीचे फॉर्म 27 दिख रहा है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग। वो अभी लोड हो रहा है सर, वो थोड़ा सा ना, पता नहीं क्यों लैपटॉप है। हाँ, ये फर्स्ट कॉलम इंसर्ट नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, पेटेंट नंबर्स। तो जितनी भी पेटेंट्स है आपके पास, आप उसका एक सिंगल फॉर्म नंबर 27 फाइल कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी इंसाइट और मिला हमको यहाँ से, मोनिका मैम। हाँ जी सर। यहाँ से ये पढ़िएगा क्या लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। है। यहाँ से। अच्छा, वर्कड और नॉट वर्कड। हम्म Okay, please state whether each patent in respect of which this form is being filed is worked or not worked. मतलब जरूरी नहीं है कि आपका पेटेंट वर्क करा हो चाहे नहीं करा हो, आपको फॉर्म 27 फाइल करना ही पड़ेगा यहाँ से। उनको बताना पड़ेगा कि वर्किंग है या नहीं है वर्किंग। हाँ, वर्किंग नहीं है तो भी ये बताना पड़ेगा कि मैंने ग्रांट ले रखा है बट मैं कोई उसको कमर्शियली उसको वायबल नहीं बना रहा। तो जीरो जीरो इंफॉर्मेशन, मतलब जीरो अकाउंट्स आपको देना पड़ेगा वहाँ। वो तो तो आप। उल्टा अच्छा है। अब देखो पॉइंट नंबर 4 में, अगर आपका इन्वेंशन वर्क नहीं किया है तो स्पेसिफिकली अब ये अमेंडमेंट आ चुका है
कि आपकी इन्वेंशन क्या लाइसेंस के लिए अवेलेबल है कि नहीं, ऐसा पूछा जाता है। पहले ये नहीं थी। क्यों? मे बी पॉसिबल एज अ पेटेंटी, मे बी पॉसिबल यू आर नॉट capable of exploiting it as a commercially. So patent office help you out कि अगर आपका पेटेंट वर्क नहीं कर पा रहा है और आप लाइसेंस देना चाहते हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग लाइसेंसिंग, पानी लेके जाना, ठीक है, तो आप उनको ऑप्शन देते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि ये कैटेगरी, ये कुछ पीपल हैं या कुछ कंपनीज या फर्म्स हैं जो आपके पेटेंट को वर्क करवा सकते हैं और उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं एक्सप्लोइट करने में कमर्शियल। पानी लेना। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देखिए, तो आप इंफॉर्मेशन देंगे तो पेटेंट ऑफिस आपको हेल्प ही करेगा, आपको किसी तरह से क्रिटिसाइज नहीं करेगा या कोई आपके ऊपर फाइन लगा दे या आपको बाउंडेशन करना है। इट्स अ गुड, आई थिंक गुड अप्रोप्रिएट स्टेप टू कमर्शियली वाइबल पेटेंट। चलिए, ये तो हमने देखा। जी सारिका मैम। सर कमर्शियल स्केल पर वर्क नहीं कर रहा है तो पेटेंट रिवॉक के लिए जाता है ना? नहीं मैम, बाय विच इंटरप्रिटेशन आप ऐसा इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों आपको लगा, मैं वो जानना चाहता हूँ। आमी कंपल्सरी लाइसेंस वो करते हैं तो देखते हैं ना, कमर्शियल स्केल पर वर्क नहीं कर रहा है तो। आपने हम्म। मैडम खुद ही आंसर दे दिया, सारिका मैडम। ओके ओके रिवोक ओके के लिए सर, नहीं जाता है, किसके लिए जाता है? कंपल्सरी लाइसेंस के लिए जाएगा। हाँ, और आप ध्यान से याद कीजिए, कंपलसरी लाइसेंस के लिए कब जा सकते हैं? आफ्टर। 3 ईयर। हाँ, इसीलिए फॉर्म 27 का भी अमेंडमेंट कैसे हुआ कि कितने बरस के बाद फाइल करना है? आफ्टर 3 इयर्स। 1 ईयर। अब जो, ओके। हाँ, ग्रांट के 3 इयर्स के बाद अब फाइल करना है। इस ये जो है ना, सिंक्रोनाइज हो रहा है, आपकी सारी बातें सिंक्रोनाइज हो रही है, समझ में आ रही है आपको? हाँ हाँ सर। तो सर इसका मतलब कि अगर पेटेंट अगर वर्किंग है तो कोई भी मतलब एनी पर्सन इंटरेस्टेड जो है वो कंपलसरी लाइसेंस के लिए फाइल कर सकता है, अगर वो वर्किंग में है। हाँ, नहीं है? वर्किंग नहीं नहीं है तो, नहीं है तो नहीं है तो, हाँ भाई नहीं है तो ठीक है, ओके। मैम मगर कब? आपका कोई, हाँ हाँ जी जी प्लीज कंटिन्यू सर। किनका क्वेश्चन था, कौन बोल रहे थे? मोनिका मैम, मोनिका मैम, मोनिका मैम। कब जा सकते हैं? आफ्टर 3 इयर्स थ्री ऑफ। इयर्स हाँ, और हमें फॉर्म नंबर 27 की भी इंफॉर्मेशन अब से, यानी 14 मार्च 2024 के बाद जितनी भी पेटेंट ग्रांट्स हुई है उनकी वर्किंग की इंफॉर्मेशन आफ्टर 3 इयर्स ऑफ ग्रांट देना होता है। हम्म, ठीक है सर। वन मोर थिंग। सर आज मोनिका मैम का बर्थडे है शायद, नहीं शायद नहीं है, शायद नहीं है सर, है मेरा मैं बर्थडे। वही बोला शायद नहीं है। तो हैप्पी बर्थडे टू मोनिका मैम फॉर ऑल ऑफ दीज, ऑल थैंक यू। कंप्लीट फैमिली ऑफ दिस ग्रुप। एंड वैसे पूछते तो नहीं है, बहुत बहुत डिसरिस्पेक्ट लड़ या एक नॉन मैनर लड़की माना जाता। लड़कियों से नहीं नहीं, कभी भी लड़कियों उनकी से उम्र एज नहीं नहीं पूछते पूछना हैं। है। नहीं नहीं पूछना, नहीं लड़कियों सर, की कभी भी स्टेटस एज पर सर और मैंने वेट अपने आप कभी नहीं लगाई है पूछना है। मेरी उम्र। सर लेकिन मैं वही, देखो वही बात होगी ना, मैं भी बात पूरी नहीं की, पूछते हाँ नहीं है लेकिन मैम ने खुद ही बता हाँ, दी। हाँ लड़कियों की 28। उम्र नहीं पूछते और लड़के जो है उन कितने कमाते हैं वो नहीं पूछना चाहिए। मैम लेकिन सबसे बड़ी बात है, दोनों के बिना काम नहीं चलता। इसलिए तो बोला है सर। आज दो, मैंने खुद ही सबको बताया मेरी एज कितनी हो गई है आज, पूछा नहीं है किसी ने। तो हाँ चल, देखिए अभी जो जेबिट सर ने भी जब सेशन शुरू किया तो एक डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा था, FAQs रिगार्डिंग 27 बेस्ड ऑन द रीसेंट अमेंडमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर। वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है वो हम एक बार देखते हैं। देखिए, ये पेटेंट में हम आए, यहाँ पर रूल्स का ये पेज हमको दिख रहा है, पेटेंट्स ई सिटीजन रूल्स।
यहाँ से हम आए ई सिटीजन में, यहाँ से रूल्स में आए। अब रूल्स में आने के बाद ये जो साइड में मुझे एक मेन्यू दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, यहां पर ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज। यहां पर मुझे जाना है और एक नया आई थिंक जो दूसरा है, नहीं, हम्म, वही है। ठीक, हाँ, नहीं, चलो देखते हैं उसको दोबारा। बट सर एक चीज मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब जैसे आपने बताया कि पेटेंट नंबर तो हम डालते ही हैं, बट जो हम्म। डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा है, जो नया रिसेंट 27 फॉर्म 27 के जो एफएक्यूज आए हैं, उसमें एक लाइन लिखी है, दैट इज व्हाई आई वाज बताओ ना। इम्पोजिंग इट थोड़ा लाउडली की। हाँ, ये देखो। हम्म। In case of multiple patents, one Form 27 may be filed in respect of multiple patents, provided all of them related patents and are granted to the same patentee. Yes, patentee licensee may authorize a registered patent agent or attorney to file Form 27. तो यहाँ पर एक से ज्यादा इन्वेंशन की बात नहीं हो रही है, पेटेंट ही एक होना चाहिए। हाँ, बट सर यहाँ पे रिलेटेड पेटेंट इन्होंने बोला है कि प्रोवाइडेड ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड पेटेंट्स। तो अगर पेटेंट्स रिलेटेड नहीं है तो भी क्या पेटेंटी यही फॉर्म 27 फाइल कर सकता है? यहाँ पर ऐसा लिखा है तो फिर नहीं कर सकता होगा, बट जनरली ऐसा देखा गया है, मेरी प्रैक्टिस में भी मैंने देखे हैं कि दो दो तीन तीन पेटेंट्स जो होते हैं ना, वो एक ही फॉर्म नंबर 27 फाइल करते हैं। ठीक, मतलब ये जन- अगर सर वैसे देखा जाए तो इसको हम ये कह सकते हैं कि थियोरिटिकली तो हम रिलेटेड पेटेंट लेकर चले, बट हाँ कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमें वो स्टेटमेंट निकालना चाहिए, बट रिलेटेड पेटेंट सब, हाँ, वैसे ही बोल ही दीजिए कि अगर वो रिलेटेड है तो ही। अब रिलेटेड पेटेंट्स भी क्या होते हैं कि एक दूसरे से उसका रिलेशन होना चाहिए इन्वेंशन का। अब वो क्योंकि सर 90। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अभी रिलेटेड पेटेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अब एक रिलेटेड रिलेटेड, पेटेंट तो हाँ। वो भी हो सकते हैं जो पहले डिवाइड हो गए, या बाद में पेटेंट ऑफ एडिशन हो गया, या फिर एक ही इनमें एक ही डोमेन के हैं। क्या मतलब अगर कोई पेटेंट ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है तो दूसरा पेटेंट भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, या वो मान ली। वही वही 91 में ही रिलेटेड पेटेंट का कॉन्सेप्ट है, और कहीं पर भी नहीं। सेक्शन नंबर 91, लाइसेंसिंग इन केस ऑफ रिलेटेड पेटेंट, और उसी में यही कॉन्सेप्ट है कि एक पेटेंट है, उसके साथ दूसरा पेटेंट उसी इन्वेंशन के साथ लिंक अप हो रहा है, और वो दोनों अलग अलग पर्सन के हैं, तो कंट्रोलर आके उन दोनों के बीच में समझौता करवाएगा, लाइसेंस दिलवाएगा। So that is the concept of related patents. Divisional patents and जो patent of addition है, वो सारे तो एक ही पेटेंट माने जाते हैं, क्योंकि वो मेन पेटेंट का ही डिवीजन है, मेन पेटेंट का ही पेटेंट ऑफ एडिशन। तो उसमें तो कोई रिलेटेड पेटेंट वाली बात नहीं है, वो तो
एक ही साथ फाइल होता है उसका फॉर्म नंबर 27। बट हाँ, यहाँ पर जो लिखा है रिलेटेड पेटेंट्स, जो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है वो ले सकते हैं। तो इसी तरीके से देखेंगे कि एक ही इन्वेंशन के सारे होने चाहिए या फिर सिमिलर इन्वेंशन के होने चाहिए। मैं अपने आप कमेंट करता हूँ। सर इसका एक एमसीक्यू भी है, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। हम्म 22 या 23 क्वेश्चन पेपर में है। जी। श्योर मैम। तो चलिए अभी कॉन्सेप्ट के लिए, कंक्लूजन के लिए हम लेकर चलते हैं कि रिलेटेड पेटेंट है तो आप कर सकते हैं। सिंगल पेटेंट ही होना चाहिए उनका, मतलब वो एक सेम पेटेंट ही होना चाहिए, तो सिंगल फॉर्म 27 फाइल कर सकते हैं। चलिए अब फॉर्म 27 कब तक फाइल होता है, कैसे फाइल होता है, इसको समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मेरा पेटेंट ग्रांट हुआ 21 मई 2024 को। तो अब देखिएगा ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। ये फाइनेंशियल ईयर है आपका 24 to 25। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि फॉर्म 27 की जो टाइमलाइन होती है ना, वो ना तो डेट ऑफ ग्रांट से शुरू होती है, ना ही डेट ऑफ पब्लिकेशन से, ना ही रिकॉर्डर डेट से, ना ही एप्लीकेशन डेट से। ये शुरू होती है फाइनेंशियल ईयर से। इसमें जो आपको अप्लाई करना होगा वो करना होगा फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर हमारा, अगर ये डेट ऑफ ग्रांट है, डेट ऑफ ग्रांट, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया यहां पर 24 to 25। यहां पर हम लिखते हुए चलेंगे फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए जिस साल, जिस फाइनेंशियल ईयर में पेटेंट ग्रांट होगा, उस फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर नहीं करना होता है। यानी कि 25 to 26, 26 to 27, एंड देन 27 to 28। यानी कि फाइनेंशियल अगर हम बात करें, ये हो गया 25 to 26, 26 to 27, एंड देन 27 to 28। ये मेरे एक्यूमुलेटली हो गए 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि फाइनेंशियल ईयर कैसे है ये। और फाइनेंशियल ईयर कौन से मंथ से शुरू होता है और कौन से मंथ पे खत्म होता है, साइना मैम, साइना मैम, आई एम ऑडिबल? यस सर। मैम फाइनेंशियल ईयर कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, या आई विल आस्क कौन सी डेट से स्टार्ट होता है और कौन सी डेट को खत्म होता है? सर स्टार्ट तो 1 अप्रैल से होता है और एंड 31 मार्च को। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहां से 1 अप्रैल एंड 31 मार्च, और नया फाइनेंशियल ईयर मेरा स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल, 31 मार्च, एंड देन यहां से 1 अप्रैल एंड देन 31 मार्च। यहां पर मेरे 3 साल कंप्लीट हुए। अब यहां से 6 मंथ तक, 6 मंथ्स
तक मैं इन 3 साल की वर्किंग कंट्रोलर को बताऊंगा। तो अगर 31 मार्च को मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया था, तो 6 महीने तक का जो टाइम हम बात कर रहे हैं, ये क्या डेट होगी? कौन बताएगा? मोनिका मैम जी सर। बताइए। सर ये 21/11/28/9। नो, हाँ 28 ही होगा। अपने फोन के बोले पे ज्वाइन कर दे। 28 होगा ईयर। आजा। 20। हाँ मंथ मंथ कौन सा होगा? 11 21/11/28। नो, नहीं है, गलत है। चालू चालू करना, मेरे को ये अटेंड करना। हाँ हाँ। कौन बताएगा? सितंबर होगा सर। हाँ, सितंबर। सितंबर। डेट 1 30। 30। 30 हो सितंबर का था। एग्जैक्टली। मोनिका मैम हाँ जी सर। देखिए, अभी वापिस से अपन रिपीट करते हैं। ये डेट कौन सी है? 21/5/24। हम्म। कौन सी डेट है ये? 21/5/24 डेट ऑफ ग्रांट। डेट ऑफ ग्रांट। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में ग्रांट हुआ है? 24/25। हाँ, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पेटेंट ग्रांट होता है, उस फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ मतलब उस डेट से लेकर आने वाली 31 मार्च ओके तक का जो टाइम पीरियड है, उसको नहीं देखा जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है सर। अब वहां से पहला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है आपका। हम्म। तो अगर 21/5/24 को मेरा डेट ऑफ ग्रांट है, वहां से मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सी डेट को स्टार्ट होगा? बताइए। ये तो हम्म 2025 में स्टार्ट होगा ना सर ये। हम्म कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर डालिए। सभी लोग वन बाकी। फोर 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और 1/4/25। 25 और मार्च 26 तक रहेगा। हम्म ये मेरा पहला हो गया। अगला हाँ फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? सेम सर, अप्रैल से। अप्रैल मार्च अप्रैल से ही होगा। 1/4/26 से। और हम्म फिर थर्टी खत्म वन कब? 30 30। 31 3/26 ये मैं 27। ये मेरा 27 में होंगे ना सर। सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक 27। और तीसरा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? यही सर 1/4/2027 से। और खत्म कब हो जाएगा मैम? 31/3/2028। 31/3/2028। हाँ ये मेरे एक्यूमुलेटली कितने फाइनेंशियल ईयर्स हो गए? 3। 3 फाइनेंशियल ईयर। अभी हमने पढ़ा कि कितने टाइम के बाद फॉर्म 27 फाइल करना होता है। 6 मंथ्स। 3 3 साल के बाद होता है। एवरी एवरी 3 ईयर। 3। अब इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर्स। फाइनेंशियली ओके। गॉट इट? जी जी ठीक है सर। चलो, अब यहाँ पर मेरे 3 फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो गए 31/3/28 को। हम्म अब मुझे इन 3 वर्षों की, ये जो 3 वर्ष हैं, 3 साल हैं,
इनकी एक्यूमुलेटली इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है कंट्रोलर को बाय फाइलिंग फॉर्म 27 27। अब जो मेरा एक्सपायरी डेट है फाइनेंशियल ईयर का 3 साल का, वहां से 6 महीने के अंदर मैं फॉर्म 27 फाइल करना है। कर सकता हूं। तो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो गया है 31/3/28 को, तो वहां से 6 महीने की डेट क्या होगी, टाइमलाइन? 30/9/28। ठीक है सर। मार्च तीसरा, तो जी। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, अच्छा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। तो यानी कि हर 3 साल के बाद मैं 30 सितंबर तक मैं फॉर्म फाइल कर सकता हूं, फॉर्म 27। जी ठीक है यहां सर। तक किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अभी इस पे हमने एक्सटेंशन की बात नहीं की है, अभी एक्सटेंशन की हम बात करेंगे। चलिए अब सर ये डेट आंस हमेशा 39 ही रहेगी ना, फिर तो सर हमेशा ईयर चेंज होता ये रहेगा। बस यही होता है ना। ठीक है सर। बट चलिए साक्षी मैम, जी अगर सर। अब मुझे इस पे एक्सटेंशन कितने महीने का पॉसिबल है? सर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन पॉसिबल है। 3 मंथ्स का एक्सटेंशन पॉसिबल है। हम्म, अगर अब 12। मैंने यहाँ पर हम्म 3 मंथ्स का एक्सटेंशन ले लिया, हम्म तो अब मेरी टाइमलाइन क्या हो गई यहाँ से फाइल करने? 31 दिसंबर 28। बस 31 दिसंबर 28। हम्म यहां तक अभी देखिए हमने इसमें कहीं पर भी अभी रूल 138 की बात नहीं की है। हम्म और जो फॉर्म 27 के अभी करंट अमेंडमेंट के वजह से जो डिफरेंट 3 सिनेरियोस क्रिएट हुए हैं, उसकी कोई बात नहीं की है। इसके अलावा ये सिंपल एक हमने टाइमलाइन समझी फॉर्म 27 की। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। सर एंड वन जब टाइम एक्सटेंशन ही हो पाएगा ना? नहीं देखिए, वो फॉर्म 4 जैसे काम करता है मैम, यहाँ फॉर्म 4 है हम्म वैसे ही काम करेगा। फीस जो होगी इसकी वो होती है 1 पर मंथ के हिसाब से। और आप यहाँ पर मंथली एक्सटेंशन ले सकते हो, हम्म जिसकी फीस लगती है 2,000 रुपये पर मंथ की। 2,000 पर मंथ की। अच्छा साक्षी मैम, फॉर्म जी। 4 की फीस 2,000 इससे पहले कौन से सेक्शन में थी? सर 64, नहीं 60 रिवोकेशन वाले में थी ना सर? रेवोकेशन में तो मैम आई थिंक कोई फॉर्म 4 नहीं था। 63 वाले। एक सेकंड सर, नहीं याद नहीं है सर। कौन बताएगा? फॉर्म फॉर्म नंबर 18A की है सर। एक्सपेक्टेड ये एग्जामिनेशन को हमें एक्सटेंशन लेना है, ओ अच्छा, फिर तो दो, को ये फाइल करने के लिए फिर तो 21 के लिए फिर सेक्शन 21 का हम एक्सटेंशन लेते हैं ना। जी जी मैम, फिर तो मैं अपना क्वेश्चन चेंज करूंगा, फिर तो 2 हो गए। इसके सेक्शन अलावा एक और ओके। है। जी है। सेक्शन और 8 एक में है, की है सर। हाँ, 8 में हाँ 8 में दो फॉर्म है 3 के दो। एक्सटेंशन, हाँ 2 मैं बोला ना, इसलिए माय मिस्टेक। मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा। 2 प्रोविजन ऐसे हैं इसके अलावा जहां पर एक्सटेंशन की फीस पर मंथ की 2,000 लगती है। सर किसमें है सर? फॉर्म 3 में मैम, ओके। सेक्शन 8। ओके। जी चलो। सर ये जब फॉर्म सर 3 आरएफसी की फॉर्म 4 वो दोनों मिक्स कर दिया आपने। हाँ जी, एक मिनट महादेव सर, आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ये अभी फॉर्म 4 बोल रहे थे, फिर फॉर्म 3 बोल दिया आपने। फॉर्म 3 पर जो आप एक्सटेंशन लेते हैं सर फॉर्म 4 से, हाँ वो ठीक है। वहां पर इस एक्सटेंशन की फीस 2,000 लगती है सर।
ये पहला प्रोविजन है सर, महादेव सर। एक हमने अभी पढ़ा कि फॉर्म 27 पर जब हम एक्सटेंशन लेते हैं फॉर्म 4 से तो 2000 लगती है सर। नहीं ठीक है वो समझ में आ गया सर, मैं ना वो फॉर्म 3 को ठीक से नहीं सुना। जी 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 जी, नहीं नहीं कोई इशू। अंडरस्टूड जी सॉरी। जी जी जी, अरे नहीं सॉरी की बात ही नहीं सर जी। आरएफए पे भी लगेगा 2000 एक्सटेंशन? सर आरएफई पर लगता है, बट कौन से वाले आरएफई पर लगता है गंगा सर? रिस्पॉन्स टू फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। वो तो है सर, बट कौन से एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है वो? एक्सपेडिट एक ही है वो, हाँ, 18A। एक्सपीडिटेड। अगर आपने एक्सपेडिट 18A फाइल किया था सर ओ गंगा सर। हाँ सर, समझ में आ गया। अगर नॉर्मल है तो 1000, 18 है तो 2000। हाँ, 18 की एक्सटेंशन 1000 से थी, 18A की एक्सटेंशन 2000। चलिए, तो अब हमें याद होगा कि 3 प्रोविजन ऐसे हैं जहां पर एक्सटेंशन की फीस 2000 पर मंथ लगती है। चलिए, इस पर जबीर सर कुछ ऐड करना चाहें या मैं आगे बढ़ूं? सर आप आगे बढ़िए, मैं तो सभी को बुला रहा हूँ जो नहीं आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आई थॉट कि शायद आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं और नहीं, मैप कर रहे बन ही थे। रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। जी जी जी, चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इससे आगे के प्रोविजन को समझने के लिए, हेलो, एनी क्वेश्चन? सर चलिए, ये जो टाइमलाइन आपने बताई, ये प्री अमेंडमेंट बताई या पोस्ट अमेंडमेंट? पोस्ट अमेंडमेंट सर। दिस इज पोस्ट अमेंडमेंट, ओके। सर एक्चुअली ये 3 साल का जो टाइम पीरियड इन्होंने क्रिएट किया ना, हाँ। इसके कारण क्या हुआ है कि 3 डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट होते हैं प्रैक्टिकली अप्रोच पर अगर हम बात करें। वो तीनों सिनेरियो विद अलाइनमेंट विद ऑफ रूल 138 हम इसको समझेंगे। अभी तो ये सबसे ऐसा समझ लीजिए कि ये अमेंडमेंट के बाद ही कोई पेटेंट ग्रांट हुई और उसके बाद अब उसको फॉर्म 27 कब फाइल करना है, ये अमेंडमेंट के अलाइनमेंट के साथ ही हम बात कर रहे हैं। अब इससे आगे एक चीज और समझने के लिए पहले हम अब समझते हैं रूल 138 काम कैसे करता है। ठीक है सर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? तो सभी लोग एक बार थम्स अप दे दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। रूल 138 को अब हम समझेंगे। चल, महादेव सर का थम्स अप आ गया, गंगा सर का थम्स अप आ गया, बर्थडे गर्ल का थम्स अप नहीं आया। सर चल, आ गया। आ गया, चलो। देखिए, रूल 138 क्या बोलता है। रूल 138 बोलता है, एनी टाइमलाइन गिवन इन रूल्स, जो भी टाइमलाइंस रूल्स में लिखी गई हैं, नॉट इन द एक्ट। सर मुझे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा गंगा सर। यस सर। अगर मैंने रिन्यूअल फी मेरे पेटेंट की फाइल नहीं की, पे नहीं यस सर। किया, तो उसको रिस्टोरेशन की रिक्वेस्ट डालने के लिए मेरे पास कितने महीने होते हैं? सर 18 मंथ। 18 मंथ्स। ठीक है। और अगर मुझे एफईआर आता है तो उसका रिप्लाई देने के लिए मुझे कितने महीने हैं? सर 6 महीने होते हैं और 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। हाँ, एफईआर का रिप्लाई 6 महीने, और फॉर रिक्वेस्ट फॉर रिस्टोरेशन इसकी टाइमलाइन है 18 मंथ्स। ठीक है सर। अब मुझे ये यस सर। बताइएगा कि 18 मंथ की जो टाइमलाइन है ये कहां पर लिखी गई है? ये तो सर वो रूल्स में है 18 मंथ। नो, एक्ट में नहीं, एक्ट में। ये एक्ट में लिखा हुआ है।
गॉट इट सर? और एफईआर का रिप्लाई करने के लिए जो 6 महीने की टाइमलाइन है, ये कहां पर लिखी है सर? ये तो सर रूल्स में ही है। परफेक्ट, ये रूल्स में लिखी है। यस। अब देखिए, अब रूल 138 क्या बोलता है? एनी टाइमलाइन गिवन इन रूल्स कैन बी कॉन्डोन द डिले। देखिए, इसको एक्सटेंशन नहीं बोलेंगे, इसको एक्सटेंशन नहीं बोलते हैं। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक तरह का एक्सटेंशन मान सकते हैं, बट इसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉन्डोन द डिले। क्योंकि इसमें और एक्सटेंशन में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको भी हम समझेंगे। अप टू 6 months by filing form 4। कॉन्डोन द डिले में हमें 6 महीने मिलते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 4, और यहां पर जो फीस लगती है दैट इज 10,000 रुपीज पर मंथ। अब देखिए, अच्छा, अब गंगा सर मुझे आंसर कीजिएगा। यस सर। अगर मान लीजिए मेरा 18 मंथ में मैंने रिक्वेस्ट फाइल नहीं की, तो क्या इसको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है? नहीं सर, इसमें नहीं मिलेगा। यहां पर अगर मैंने 6 महीने में एफईआर का रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या मुझे 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है? हाँ सर, बट वो 9th महीने के बाद एप्लीकेबल होगा ना, 6 अंडर प्लस रूल 3 के बाद। 138 नो। अच्छा हाँ, समझ गया। 6 महीने के पहले ही हमें फॉर्म 4 फाइल करना होगा। अगर नहीं किया तो फिर वो कंडोन डिले हो जाएगा। यस सर, गॉट इट। आप समझ यस सर। पाए सर? सभी लोग समझ पाए? इसके लिए हम इसका एग्जाम्पल लेंगे अभी, ताकि एक्सटेंशन और कॉन्डोन द डिले में एक डिफरेंस भी हम समझ पाए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि जो टाइमलाइंस रूल्स में गिवन है, सिर्फ उसी पर 138 का कॉन्डोन द डिले हमें मिल सकता है। अगर इस पर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो हैंड रेस कीजिए। ये 10,000 फी क्या पर मंथ है क्या सर? यस सर। ओके। चलिए, हाँ, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आज डेट है 27 अक्टूबर 24। आज के दिन मुझे एफईआर इशू हुआ, तो मुझे यहां से कितने महीने के अंदर रिप्लाई देना है महादेव सर? 6 months। 6 मंथ्स। सर डेट बताएंगे? 11 12 1 11 12 1 2 3 4 27/4/25 27/4/25 25। मुझे एफईआर का रिप्लाई देना था। मैंने 6 महीने, मैं भूल गया, मैं अपने, क्योंकि मेरा ये डेली का काम नहीं है एज अ एप्लीकेंट, मैं भूल गया और मुझे नहीं मालूम था कि एफईआर का कोई रिप्लाई देना होता। और ये जो डेट है, ये डेट क्रॉस हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है, मतलब ये टाइमलाइन एक तरह से एक्सपायर हो चुकी है। तो अब आपके पास क्या चांस है कि आप 24B का जो फॉर्म 4 है वो फाइल कर सकते हैं, वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कि आप फॉर्म 4 फाइल करेंगे अंडर रूल 138। सभी लोग
अपना आंसर लिखें कि जो मैं यहां पर फॉर्म 4 फाइल करूंगा जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन, और इसको हम बोलेंगे कॉन्डोन द डिले। सभी लोग अपना चैट बॉक्स में आंसर लिखें कि मेरे पास अब क्या ऑप्शन है। नहीं, ये आपने 24B क्यों लिखा है? ये वो आएगा ना FER 131। FER का रिप्लाई है क्या? FER के रिप्लाई के लिए बात कर रहे हैं? ओके ओके। एग्जांपल ले रहा हूं सर कि जो 138 का जो कॉन्डोन द डिले एक्ट है और एक्ट एक्सटेंशन, एक्ट और रूल की गाइडलाइन के क्वेश्चन बना रहे हैं, करेक्ट? हाँ एक वो भी क्वेश्चन है। दूसरा डिफरेंस समझना सर कि एक्सटेंशन क्या होता है और कॉन्डोन द डिले क्या होता है। इसलिए मैंने FER का रिप्लाई एक ऐसा ऑप्शन चूज किया जो अच्छे से अंडरस्टैंडेबल बन सके। ऑप्शन 2 महादेव सर ने बोला, ऑप्शन 2 ओंकार सर ने बोला, ऑप्शन 2 अर्चना मैम कॉन्डोन, सारिका मैम रूल 138, गंगा सर ऑप्शन 2। चलिए, अच्छा मुझे कोई एक पर्सन बता दे कि वन ऑप्शन क्यों चूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक बता दे। क्योंकि सर ये डेडलाइन से सर पहले ही करना होता है। हाँ, तो जो फॉर्म 4 एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं दैट हैज टू बी फाइल before the expiry of that particular timeline, जिस पर भी हमें एक्सटेंशन चाहिए। बट 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 अगर वो पर्टिकुलर टाइमलाइन अगर एक्सपायर हो चुकी है, मतलब वो उससे 6 महीने की अगर हम यहां बात करें तो 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, तब आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते, तब आपको जाना पड़ेगा कॉन्डोन द डिले में। ये फाइल होता है विल बी फाइल आफ्टर द एक्सपायरी of that particular timeline। अब मेरा एक क्वेश्चन और है सर, अगर अब हम ऑप्शन 2 के लिए जा रहे हैं, मतलब कॉन्डोन द डिले के लिए हम फॉर्म 4 भर रहे हैं, तो ये मैं किस डेट तक फाइल कर सकता हूं? अब मुझे ये सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए। सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए कि किस डेट तक मैं फाइल कर सकता हूं। 27 10 25 up to 6 months। सर गंगा सर टाइमलाइन अगर हो सके तो बताइएगा। महादेव सर 27 10 25, अखिल सर 27 4 25, नो लिमिट आई गेस। ओके चलिए, मोनिका मैम 27 10 25। देखिए फॉर्म 4 अंडर 138 हमें कितना टाइम पीरियड देता है? अर्चना मैम, अर्चना मैम 6 months। 6 मंथ्स। तो अगर ये मेरी टाइमलाइन थी, ये एक्सपायर हो गई, तो यहां से 6 मंथ्स कितने डेट तक होंगे मैम? October 25। 27 अक्टूबर 25 तक। तो मैं फॉर्म 4 अंडर रूल 138 कब तक फाइल कर सकता हूं मैम? 27 October 25। 25 तक कर सकता हूं। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछिए।
लेकिन सर इसमें टाइमलाइन मिसिंग होने के बाद हम फाइल कर रहे हैं ना, तो हाँ ऐसे सर, ही ये कभी भी होना चाहिए ना, पेटिशन टाइप होता है ना ये। बिल्कुल होता है मैम, बट आप 6 मंथ के लिए कभी भी, दे रहे हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा है जब भी वो दे रहे तो 6 मंथ तक दे रहे हैं आपको टाइमलाइन एग्जैक्टली, बढ़ा के। एग्जैक्टली 6 मंथ तक आप कॉन्डोन द डिले ले सकते हैं। एंड और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद खत्म, रूल 138 भी एक्सपायर हो गया, ओके। उसके बाद अब कोई चांस नहीं। लेकिन सर वो 6 मंथ मिल रहा है या 6 मंथ तक, जब एक्सपायरी हो रहे इससे विदिन 6 मंथ, ये कोई कंफ्यूजन है। जी, देखिए मैम, इसके लिए ना आपको ये समझना होगा कि कॉन्डोन द डिले का एक्चुअली में मतलब क्या है। उसका लिटरल मीनिंग अगर आप समझ गए ना, तो ये जो डाउट है कंप्लीट खत्म हो जाएगा। देखिए, कॉन्डोन द डिले का लिटरल मीनिंग होता है कि हमसे एक मिस्टेक हो गई है, हम आपसे माफी मांग रहे हैं देरी होने के कारण। हमारे ब्रदर कैसे हैं आप? ठीक ठाक ठीक ठाक मतलब गजब। तो सारिका मैम, कॉन्डोन द डिले का मतलब हाँ हो सर। गया कि देरी होने के कारण हम आपसे माफी मांग रहे हैं, ठीक है। तो हाँ हमें सर। 27/4/25 तक एफईआर का रिप्लाई देना था, हम नहीं दे पाए, हम हाँ 4 महीने लेट हो गए। मान लीजिए मैं 27/8/25 तक वहां पहुंचा, मान लीजिए मैं 27/8/25 को मैंने अप्लाई किया दोबारा अंडर 138, तो होगा क्या कि मैं हाँ 8 महीने लेट पहुंचा हूं, तो 4 मुझे महीने से। 8 महीने का माफी कॉन्डोन दे दीजिए। तो 4 महीने का मैं 40,000 कॉन्डोन फाइल करूंगा, फिर मुझे कंट्रोलर अलाउ करेंगे कि अब आप फॉर्म, जो एफईआर का रिप्लाई है वो आप सबमिट करें। और समझ पा, 6 मंथ होने के बाद गए तो? खत्म, टाटा बाय बाय। फिर कोई ओके। प्रोविजन नहीं आपको जब हेल्प कर सकता। हमारी टाइमलाइन एक्सपायर हो रही वहां से 6 मंथ तक ही हमें वो टाइमलाइन है अब डिले यस, की। मतलब इश्यू होने के बाद 1 ईयर तक हम कर सकते हैं 138 में। 1 ईयर नहीं मैम, मतलब 6 + 6 मंथ्स 6 मंथ। तो नो, 12। नो, नो सिक्स नो नो, मंथ एक इसके बार लिए सिर्फ। देखिए इस 6 मंथ + 6 मंथ नहीं है। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अर्चना मैम, अभी आप समझ पाएंगे। देखिए अर्चना मैम, पर्टिकुलरली आप आंसर कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की 1/1/25 को, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, दिख रहा है सभी को? हाँ हाँ दिख। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। मान लीजिए मैंने 1/1/25 को एक एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है मैम। यस। अब मुझे ये बताइएगा कि इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना है, तो आपको यहां पर अब दो चीजें बतानी। पहला, मैं फॉर्म कौन सा फाइल करूंगा और कब तक फाइल करूंगा। फॉर्म 9 18 मंथ्स। मुझे रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना है मैम। अर्चना मैम, फॉर्म 18 31 मंथ्स। फॉर्म 18 31 मंथ्स। चलिए अब 31 मंथ्स की जो ये टाइमलाइन है, इस फाइलिंग डेट से कौन सा डेट तक एक्सपायर होगा? 31 31 मंथ्स यहां से काउंट कीजिए। 27।
एक साथ 27। अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये 31 मंथ की जो टाइमलाइन है ये कहां पर लिखी हुई है? वो पूछना चाहते हैं कौन से रूल में लिखी हुई है। नहीं, एक्ट में लिखी है कि रूल में? नहीं 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 नहीं, एक्ट में लिखी है कि रूल में? रूल में है ये। हाँ रूल में लिखी हुई हाँ, रूल में लिखी हुई है। अर्चना मैम, हाँ, रूल में है। ठीक है। है। अगर ये देखो, टाइमलाइन रूल में लिखी है तो क्या इसके ऊपर 138 रूल अप्लाई हो सकता है? हाँ, रूल पे है तो होता है। होता है। चलिए, अब कैसे होगा? मान लीजिए मैं इस डेट तक फॉर्म 18 फाइल नहीं कर पाया, भूल गया करना, हम्म तो अब मेरे पास क्या प्रोविजन है? 6 मंथ्स आगे जाएंगे 138 से। हाँ, तो अब मैं फॉर्म 18 आगे कितने टाइम तक फाइल करने का मेरे पास 138 प्रिविलेज दे रहा है? मुझे वो 6 टाइम, मंथ्स। डेट बताइए, डेट बताइए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 28, 1/1/28। सर वो डेट में गलती है, 1827 आएगा, और वहां से फिर 4 और 2 6 महीने, यानी 1/2/28 आएगा, 1827 आएगा। 18 क्यों है मतलब? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, ये 8 आएगा और हाँ, यहां से 18, 138 कितना काउंट डाउन देता है मैम, कितने महीने का? 1/2/28। 6 मंथ्स। तो अब यहां से 6 मंथ्स हो गए 1/2/28। अर्चना मैम, हाँ, तो अब मैं इस डेट तक फॉर्म 18 फाइल कर सकता हूं। ओके। तो यहां पर 6+6 का कोई रूल नहीं। जो यहाँ पे भी नहीं। टाइम नहीं, जो भी टाइमलाइन आपकी रूल में है और वो एज अ एप्लीकेंट आपसे छूट जाती है किसी भी रीजन से, तो उस हम्म। डेट से 6 महीने आपके पास आगे और प्रिविलेज है 138 से। ओके सर। तो 6+6 का कोई रूल नहीं है। जो भी प्रोविज टाइमलाइन है, कोई भी प्रोविजन की पर्टिकुलर टाइमलाइन जो कि रूल्स में आती है, अगर वो एक्सपायरी +6 मंथ। हाँ, वो जिस भी डेट को एक्सपायर हो जाएगी वहां से 6 महीने के अंदर तक आप कॉन्डोन ले सकते हैं। अर्चना मैम, यस सर, यस सर। ठीक है। चलिए, अब मुझे एक और एग्जांपल पूछना है सभी से। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। जी ओंकार सर। सर फिर यहाँ पे ये आपने 27 10 25 ये क्यों लिखा? नहीं, प्रीवियस वाले स्लाइड में। कहाँ पर सर? हम्म, नीचे नीचे 6 महीने के बाद 27 10 25, क्योंकि सर एफईआर का रिक्वेस्ट, आरएफई रिक्वेस्ट फॉर, सॉरी, एफईआर का रिप्लाई फाइल नहीं हुआ था नहीं 27 आपने 4 क्वेश्चन 25 तक। नहीं, क्वेश्चन ये पूछा था सर ने कि रूल हम्म। 138 हम कब तक फाइल कर सकते हैं, और हाँ उसका जी। आंसर 6 मंथ्स है या 12 मंथ्स है फिर? 6 मंथ। 6 मंथ का। 6 मंथ। ओके, आप पहले मतलब ये सोचिए ओनकार सर कि हाँ एफईआर का वो समझ रिप्लाई में गया वैसे। मुझे। कब तक फाइल कर सकते का मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा था उसमें आंसर्स मतलब 27 10 24 से 27 10 25 एक साल हो जाता है। हाँ? बट वो कब हो जा रहा है सर? सर एक मिनट, 27 10 25 आपको कैसे मिल रहा है सर? सर सिर्फ एफईआर के केस में बोल सकते हैं 6+6, बाकी केस में नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है। ओंकार सर, ओंकार सर, हम्म हम्म इस डेट को आपको एफआर इशू हुआ। यस। एफआर का रिप्लाई देने के लिए हमारे पास कितना समय होता है? 6 मंथ्स।
तो इस डेट से 6 मंथ किस टाइम पर एक्सपायर हो जाएंगे? 27/4/25 को। ठीक है, मेरी ये टाइमलाइन एक्सपायर हो गई, ओके। मैंने रिप्लाई नहीं दिया, नहीं किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हम 138 का रूट लेंगे, जिसमें हम कंडोनेशन ऑफ डिले करेंगे कब तक ले सकते हैं? 6 महीने तक। तो जैसे वहां कि से 6 महीने, 27/4 हाँ 27, 25 को। हाँ, तो ये 6 महीने जो हैं वो यहां से आए, ये ओके, बट मैक्सिमम। 6 महीने के बाद कुछ नहीं कर सकते लेकिन ना। नो, नो, हाँ हाँ। छह तो वो महीने जो में 27/10/25 है, ये क्यों लिखा है फिर? सर 6 महीने कॉन्डोन द डिले के लिए है ये। तो वो तो सत्ता, अच्छा, उसके बाद फिर आगे 6 महीने हम फाइलिंग करेंगे क्या? जी हाँ सर, ओनकर सर, ओके। पहली 6 महीने की टाइमलाइन तो आपके पास थी। अब आप नहीं कर पाए उस 6 महीने में, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर के पास से। ये कंट्रोलर के पास ये प्रिविलेज है, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर को कि हमें और 6 महीने दीजिए ताकि हम अपना रिप्लाई फाइल कर सके। तो कॉन्डोलेंस ऑफ डिले इज द स्पेशल पावर प्रोवाइडेड टू कंट्रोलर, एंड इफ ही थिंक्स फिट कि भाई इनको 6 महीने का डिले देना चाहिए तो वो दे सकते हैं। तो मतलब इट इज एज गुड एज फ्रेश एफआईआर इशू हुआ है हमें 27/4/25 को, और उसके आगे 6 महीने मिलेंगे, उसमें हमें उसका रिस्पॉन्स देना है। नो, इट इज नॉट एज क्योंकि गुड वो एज कि छह आपको। महीने उन्होंने डिले कंडोन कंडोन कर दिया है ना उन्होंने। हाँ, कॉन्डोन किया तो हाँ हाँ रिक्वेस्ट करेंगे हम। जी। हाँ हाँ हाँ। राइट। सही अंडरस्टैंड हो रहा है मेरा? जी। ओके। थैंक चलिए, हाँ, अब एक जी सारिका मैम। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि एफआईआर का रिप्लाई हमें विदिन 6 मंथ देते हैं, प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन लेते हैं, हम्म, तो उस 3 मंथ में हम और 138 से 6 मंथ के लिए जा सकते हैं? मैम अब ये सेकंड एग्जांपल उसी के बेस ओके, पर है। ओके। थैंक यू फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। देखिए, अब इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि मान लीजिए मेरे को एफईआर इशू हुआ 27/10/24 को, मुझे क्या हुआ, एफईआर इशू हुआ। तो यहां से कितना समय है सारिका मैम मेरे पास रिप्लाई देने के लिए, फॉर एफईआर रिप्लाई? 6 मंथ 4 तक, 27/4 27/4/24 तक। 25 हाँ, अखिल सर बिल्कुल सही जवाब, सॉरी 25। 25। हाँ, मैं ये हर बार गलती करता हूँ ईयर के अंदर। हाँ, अब मुझे पता था कि मैं 6 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने इंटेंशनली पहले ही फॉर्म 4 फाइल कर दिया। और क्या ले लिया मैंने सारिका मैम? 3 मंथ का एक्सटेंशन। यस, 3 मंथ का एक्सटेंशन। अब मैं रिप्लाई कब तक फाइल कर सकता हूं? 27/7/25। 27/7/25। नाउ आई कैन। अभी अभी सर पहले ये लिख लीजिए कि ये दोनों के दोनों जो टाइमलाइन है 6 मंथ की एंड 3 मंथ की, वो एज पर रूल नंबर 24B या 24C है। देखिए,
ये 3 महीने का मैंने क्या लिया है, एक्सटेंशन। तो अगर मैंने ये एक्सटेंशन लिया है तो अर्चना मैम, इस हाँ सर। एक्सटेंशन के लिए फॉर्म कौन सा फाइल करना है, और कब तक फाइल करना है? वो 3 मंथ्स में। No. सारी अर्चना मैम, हाँ सर। अभी आप मैसूर गए हैं घूमने आई थिंक। हाँ। अभी आप मैं उस लिए क्यों, नहीं नहीं, मेरा इसका रीजन कुछ हो रहा है ये बात छेड़ने का, समझाने के लिए। अभी आप पुणे वापिस आएंगे तो आप ट्रेन में आएंगे। हाँ सर। ट्रेन में वापिस आएंगे, आपकी ट्रेन की टिकट हुई है, आप चाहते हो कि मुझे 2-3 दिन एक्स्ट्रा मैसूर में रुकना है, तो वो ट्रेन की टिकट आप ट्रेन निकलने से पहले कैंसिल करोगे कि बाद में करोगे? पहले। पहले करेंगे ना। तो हम्म। अगर ये 6 महीने के ऊपर अगर मुझे 3 महीने का एक्सटेंशन चाहिए और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा पैसा मिल जाए, मेरा पैसा खराब ना हो, तो ये एक्सटेंशन मैं कब तक फाइल कर दूंगा? 26/4/25। 27, हाँ 26/4/25, मतलब उस डेट की एक्सपायर होने से पहले मैं पहले। फाइल कर दूं। क्योंकि अगर बाद ट्वेंटी में सेवन किया, को भी तो कर सकते हैं ना, सेम डे भी तो कर हाँ सकते हैं ना भाई। 27 में आएगा सर। कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, गलत नहीं है। बट अर्चना मैम की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, 26/4/25 तक आप कर सकते हैं। हालांकि डेट टू डेट टाइमलाइन फॉलो होती है, उसमें कोई हम्म। गलत दोहराया नहीं। तो ये क्लियर हुआ मैम, अर्चना मैम? यस सर। तो ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। लेकिन अगर ये टाइमलाइन चली गई, मतलब आपकी ट्रेन निकल गई, ठीक है। हाँ। अब 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 वो वाला एग्जांपल आएगा सर। अगर आपके पास टिकट नहीं है और आप जा रहे हो ट्रेन पे बैठने के लिए, तो आप बोगी पे देखते हो किसी का बर्थ नहीं है, तो आप कंट्रोलर से पूछते हो कि भाई ये बर्थ मुझे मिल सकती है। वो वाला एग्जांपल दीजिए। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, कॉन्डोन, कि भैया मेरे पास टिकट नहीं था, इमरजेंसी में आया हूं, कॉन्डोन दे दो। थोड़ा हाँ। चार्ज ज्यादा लगता है, पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, बट मिल जाता है। ठीक है अर्चना मैम। यस सर। तो 138, अब मुझे बताइए, मैंने इस 3 महीने के बाद भी अगर एफआर का रिप्लाई नहीं दिया, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? वो 138 वाला 6 मंथ्स। हाँ, अब मैं जाऊंगा 138 के अंदर 6 मंथ्स वाले पे। अब मुझे ये बताइए कि मैं अब ये 6 मंथ 138 का जो प्रिविलेज है, ये मेरे पास कब तक मुझे टाइमलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि मैं एफआर का रिप्लाई दे सकूं? जनवरी 26 तक। 27 जनवरी 26। 27, मैम यहां से 6 मंथ्स कितना हो जाएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 1, हाँ सही, 27 जनवरी 26 तक। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। फॉर्म कौन सा लगेगा अभी भी यहाँ पर? और और तो भाई टिकट काउंटर तो वही है ना, फॉर्म 4। सॉरी टू जस्ट, मैंने एग्जांपल नहीं थोड़ा नहीं अलग दिया। नहीं है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक्ट, वरना एक्ट तो डिफिकल्ट है, यही सारी चीजें सिंप्लीफाइड जस्ट टू सर ईज द मोमेंट। है। बहुत बहुत बढ़िया मीन्स द मार्वलस एग्जाम्पल, वेरी वेल। तो ये क्लियर हुआ सारिका मैम, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आई थिंक। हाँ सर। तो देखिए यहां से दो इंसाइट्स आए मेरे पास। एक्सटेंशन तो मैं ले ही सकता हूं, और विदाउट एक्सटेंशन अगर मेरी टाइमलाइन मुझसे छूट गई,
तो भी मैं 138 का यूज कर सकता हूं। अगर विद एक्सटेंशन भी मेरी टाइमलाइन छूट गई तो भी मैं 138 के आगे 6 महीने ले सकता हूं। मतलब यहां पर तो मुझे 12 महीने मिल रहे थे 6 + 6, बट यहाँ पे 6 + 3 + 6 यानी कि 15 महीने मिल गए। पैसा ज्यादा लगेगा बट पॉसिबिलिटी है ये। जी गंगा सर। जो ये कंडोन डिले का एक्सटेंशन लेंगे हम, तो जब उसके लिए फॉर्म 4 फाइल करेंगे तो सेम टाइम एफईआर फाइल करना होगा या फिर कंट्रोलर का वेट करना होगा? सर यहां पर यही चीज है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, अब समझिएगा। ये 6 महीने जो होता है ना, ये मैक्सिमम टाइमलाइन है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप 4 महीने के बाद जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप यहां पर उसके पास गए हैं, कंट्रोलर के पास 27/11/26 को, तो यानी कि टाइमलाइन एक्सपायरी होने के बाद आप 4 मंथ्स के अंदर कंट्रोलर के पास पहुंचे। तो अब यहां पर क्या होगा, आपको फॉर्म 4 अंडर 138 प्लस योर एफईआर रिप्लाई, साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। और इस, क्योंकि आप एफईआर के रिप्लाई पे कॉन्डोन मांग रहे हो, और Yes, कॉन्डोन sir. कितने देने का, क्योंकि नाम ही है सर कॉन्डोन द डिले। भैया जिस काम के लिए मैं डिले हुआ हूं, उस काम के डिले होने के लिए मुझे माफी चाहिए। और मैं 4 महीने अगर देरी से आया हूं तो मुझे 4 महीने का कॉन्डोन चाहिए। और ये लीजिए एफईआर का रिप्लाई, वो साथ में ही फाइल करना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है कि पहले आप माफी मांगेंगे फिर 1 महीने के बाद आप एफईआर रिप्लाई करेंगे, नो। ओके सर। मतलब अगर ये वाला एग्जांपल हम वापस ले, तो यहां पर फॉर्म 18 जब हम इस टाइमलाइन के एक्सपायर होने के बाद कॉन्डोन द डिले ले रहे हैं फॉर्म 18 की फाइलिंग के लिए, तो जब भी हम कॉन्डोन के लिए जाएंगे ना सर फॉर्म 4 लेकर, उसके साथ ही हमें फॉर्म 18 फाइल करना है। वो दोनों साथ में ही फाइल होंगे। सर फॉर्म 18 का मिलता है सर कंडोन डिले? यस, अब से मिलता है। क्यों क्यों मिलता है सर? फॉर्म 18 से मतलब नहीं है, मतलब किस चीज से है? रूल मतलब में ये टाइमलाइन दी गई है, रूल्स में लिखी हुई है। हाँ, रूल्स पे है। रूल्स पर है। बहुत बढ़िया सारी काम। गंगा सर क्लियर हुआ? यस सर। अगर वो 12 मंथ का है जो एक्ट में है, प्रोविजनल टू कंप्लीट, तो उसका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्ट की टाइमलाइन है। 6 मंथ का पोस्ट यस सर। डेटिंग का भी है 17(1) में, वहां पर भी नहीं मिलेगा सर वो प्रूफ पोस्ट ऑफ राइट डेटिंग। में यस सर। मिलेगा प्रूफ 6 मंथ प्रूफ के ऑफ राइट लिए? में मिलेगा। प्रूफ ऑफ राइट में रूल नंबर 10 में है वो। प्रूफ ऑफ राइट में मिलेगा, पोस्ट डेटिंग में नहीं मिलेगा। ये क्लियर हुआ सर? और सर कंपनी को पर मंथ 50,000 रुपीज है। हाँ, कंपनी के लिए। इंडिविजुअल के लिए 10,000 है, कंपनी के लिए 50,000 रुपये। मतलब पूरा पेटेंट जितने में फाइल हुआ होगा ना, उससे ज्यादा इसका कॉन्डोन में लग जाएगा, 2.5 लाख रुपए। चलिए, यहां तक सबको क्लैरिटी हुई। एक्सटेंशन के साथ 138 कैसे अप्लाई होगा, विदाउट एक्सटेंशन 138 कैसे अप्लाई होगा। यहां पर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और अभी क्लियर कीजिए। महादेव सर, मोनिका मैम, साक्षी मैम, एवरीबडी, गंगा सर एंड अखिल सर, प्रदीप एच सर, गौरव सर, एनीबडी। लेकिन मैं सभी नाम तो नहीं ले सकता हूं, बट सभी लोग। चलिए, अब मेरा एक थोड़ा सा क्वेरी, मेरी क्वेरी ये है, देखिए सर 10-50 हो चुके हैं, तो इसको अभी फर्दर कंटिन्यू करना है या रोके यहाँ पर? रुकते हैं यहाँ पर, कल ही करते हैं। जी, मगर कल क्योंकि डायरेक्टली फॉर्म 27 का वो FAQ, अब सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी है, उसको जल्दी से कवर कर लें। हाँ हाँ सर, उसमें जी पहले हम 138 कैसे अप्लाई होगा ये समझेंगे।
और फिर जो 2020 22 23 23 24 वो जो केसेस है वो कवर कर लेंगे। जी महादेव सर। सर ये पहले स्लाइड में नोट्स लिखे थे ना, वो वाला स्लाइड पे जाएंगे क्या? आई जॉइंड लिटिल लेट, तो मैंने कहा नोट्स ले लेता हूँ। सर आई विल अपलोड दीज स्लाइड्स ऑन द ड्राइव। अरे मगर फिर वहां से कौन पढ़ते हैं, यहाँ से अभी हो जाता है तो हो जाता नहीं, है। ये वो वाला ये 146 वाला ही सर, जो स्लाइड में आज एक दो पॉइंट लिखे होंगे ना आपने। अच्छा हाँ, ये वाला। ये अच्छा हाँ, अच्छा, ये मुझे लगा कि पुरानी स्लाइड्स आप मांग रहे ना हैं। ना 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 ना। ये तो ये है सर, आप यहाँ से लिख लीजिए। मुझे लगा कि वो जो अभी कल संडे की क्लास हुई थी वो वाली स्लाइड्स की कंटिन्यूएशन में है ये, तो मैं ये कंप्लीट एक साथ अपलोड कर दूंगा। ये चीज जो कर रहे हैं ना महादेव सर, अब देखिएगा इनके जो पासिंग के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। बढ़ जाता काफी टाइम होता क्या है कि इतने दिनों के बाद जब हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक तो टेंडेंसी नहीं रहती है हमारी लिखने की, और इतना सीरियसली हम नोट्स नहीं बनाते हैं। तो ये देखा गया है, रजत सर की भी खुद की आप नोट्स देखोगे तो अभी भी मिलेगी सर के पास अवेलेबल, और उसी से ही आपका क्लैरिटी मिलता है, थॉट प्रोसेस आपकी बनती है। जब आप लिखोगे तो समझोगे, बिना लिखे कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू राइट। हाँ सभी लोग लिखिएगा। जी अखिल सर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर एक 146 में इसमें एक 2 मंथ्स का टाइमलाइन और है सर। हाँ, बस वही पूछना है, वो मतलब किस चीज से रिलेटेड है? सर वो होता है रूल नंबर 122, सॉरी सेक्शन नंबर 122 से, जहां पर दो पेनल्टीज डिफाइन की गई थी। पहली पेनल्टी थी इंफॉर्मेशन ना दे पाना और गलत इंफॉर्मेशन दे पाना। तो वहां पर पूछा गया था कि वर्किंग ऑफ इन्वेंशन के बारे में जब पूछते हैं कंट्रोलर कि भाई आप इंफॉर्मेशन दो, तो जब भी ये मांगेंगे कंट्रोलर आपसे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये तो है ना डायरेक्टली ऐसा हो गया कि 3 बरस के अंदर तो हमें फाइल करना ही करना है फॉर्म नंबर 27। बट इन बिटवीन अगर कंट्रोलर आपसे मांग ले, आपकी पेटेंट ग्रांट हुई, फिर कंट्रोलर कभी भी मांग सकते हैं इन बिटवीन। तो अगर कंट्रोलर मांग ले तो कंट्रोलर जब मांगेंगे वहां से 2 महीने के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एंड कंट्रोलर 2 बार, अगर दूसरी बार भी कंट्रोलर आपसे मांगते हैं तो वो दोनों के बीच का ड्यूरेशन 6 महीने तक का होगा। कंट्रोलर के लिए ये टाइमलाइन है कि अगर कंट्रोलर बार बार आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं फॉर्म नंबर 27 की, वर्किंग ऑफ इन्वेंशन की, तो वो दो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के यानी आस्क के बीच में, कंट्रोलर की डिमांड के बीच में 6 महीने का टाइमलाइन होगा, और कंट्रोलर जब भी मांगेंगे वहां से हमें 2 महीने में प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन। अब क्लियर है सर? ये भी टाइमलाइन है 146 में इसके साथ में, बट फिलहाल हम फोकस कर रहे थे फॉर्म नंबर 27 को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए ये टाइमलाइन लिखी। जी गंगा सर। सर ये फॉर्म 27 जो है स्टेटमेंट वर्किंग ऑफ पेटेंट, इसमें कंट्रोलर भी सर मांग सकते हैं कभी भी एनी टाइम? जी सर। सर 146 एक बार ओपन कर दीजिए, एक छोटा सा पढ़ लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। सर ये सब सेक्शन तो गंगा सर मैं पढ़ूं सर? जी। Without prejudice to the provision of subsection 1, every patentee and every licensee, whether exclusive or otherwise, shall furnish in such manner and form and at such interval, not being less than 6 months, as may be prescribed, statements as to the extent to which the patented invention has been worked on a commercial scale in India. The controller may publish the information received by him under section 1 or subsection 2 in such manner as may be prescribed. सर वो जो आप कहते हो यहाँ लिखा हुआ 2 months। हाँ, the controller may at any time during the continuation of the patent by notice in writing require a patentee or licensee, exclusive or otherwise, to furnish to him within 2 months from the date of such notice or within such further time
as the controller may allow such information or such periodical statement as to the extent to which the patented invention has been commercially worked in India as may be specified in the notice. तो अब ये कंट्रोलर मांग्स जी कंट्रोलर जब जी प्लस कंटिन्यू कीजिए सर। तो ये कंट्रोलर मांग सकते हैं, ये आंसर आ गया गंगाधर सर। और उसे जब भी मांगेंगे, यानी नोटिस में जब लिखा होगा वहां से 2 महीने के अंदर अंदर देना है, या फिर नोटिस के अंदर आपको कहा गया होगा कि भाई इतने दिन के अंदर दे दो, तो कंट्रोलर में अलाउ तो वो वहां पर लाइन लिख दी है। बट जनरली इसका परसेप्शन ऐसा ही बनता है कि कंट्रोलर जब मांगे वहां से 2 महीने में देना इंफॉर्मेशन। ओके सर। एंड सर ये जो लाइसेंसी एंड ये लाइसेंसी वगैरह है, ये पेटेंटी के साथ मिलके एक सिंगल फॉर्म 27 नहीं फाइल कर सकते हैं, अलग अलग करना कर होगा सकते हैं, सबको? कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके सर। ये यही जो सारिका मैडम ने कहा ना, मैं एक क्वेश्चन कल लेके आऊंगा, उस क्वेश्चन में ऐसा ही है कि लाइसेंसी और पेटेंटी, 2-3 लाइसेंसी है, पेटेंटी है, तो सब लोग साथ में मिलके एक ही फॉर्म नंबर 27 फाइल करते हैं। मगर सभी की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। इन शॉर्ट वो है कि आपका कॉमर्शियली स्केल पे कितना स्केल अप हुआ है पेटेंट, वो आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप पेटेंट एक्ट को, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाहर जा रहा हूं, अगर कोई पूछे आपसे आज के बाद ये क्वेश्चन, तो आप भी आंसर दे पाओगे। अगर कोई आपसे पूछे ये क्वेश्चन कि कौन सी पेटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो उसको कैसे असेस किया जाएगा? अगर आपसे पूछ ले तो आप कैसे उसको देखेंगे कि भाई ये पेटेंट है, ये अच्छी है, यानी कॉमर्शियली भी वायबल है? वो फॉर्म नंबर 27 से पता चलती है। जी जी गंगाधर से। हाँ सर, यही मैं कहता 27 से ही पता करेंगे। तो जो हम कहते हैं ना कि पेटेंट तो बहुत सारी फाइल्ड होती है, बट उसमें से इम्पोर्टेंट पेटेंट कितनी है, वो इंडिया में नोटिफाई किया जाता है फॉर्म नंबर 27 से। तो फॉर्म नंबर 27 जिसका अच्छा होता है, जिस पेटेंट का जितनी कॉमर्शियली वायबल होती है, वो पेटेंट बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। एंड सबको याद हो तो हमने देखा था लास्ट के सेक्शंस में 158 में कि कंट्रोलर को ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है पार्लियामेंट में। उस रिपोर्ट का सबसे मेजर पार्ट होता है फॉर्म 27 कि कितनी पेटेंट जो ग्रांट हुई उसमें से कितनी वर्क की और किस स्केल पर वर्क की, ताकि आगे की जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट वो बना सके। बहुत बड़ा पार्ट होता है उसका। चलिए महादेव सर, आई थिंक अगर नोट कर लिया हो तो ये आगे का नोट करना है। और ये भी बात याद रखिएगा कि किसी भी स्टार्टअप को, ये जो स्टार्टअप की हम डेफिनेशन देते हैं जब भी, कि 10 बरस के अंदर अंदर एंड पर ईयर का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्टार्टअप का टर्नओवर के बेसिस पे डेफिनेशन है। बट स्टार्टअप की और एक डेफिनेशन है कि स्टार्टअप है ना, वो किसी ना किसी पेटेंट को सपोर्ट करना है, यानी स्टार्टअप होना चाहिए इनोवेशन के बेसिस पे। आप स्टार्टअप के नाम पे कोई भी ऐसे नहीं काम कर सकते हो कि भाई जो पेटेंटेड प्रोडक्ट नहीं है उसको बेच के आप स्टार्टअप बनाओ। तो DPIIT उसको सपोर्ट नहीं करता है। DPIIT स्टार्टअप में अगर आप पेटेंटेड प्रोडक्ट को वायबल कर रहे हो तभी जाके उसको स्टार्टअप की मान्यता देता है। तो ये इम्पोर्टेंस है स्टार्टअप का, एंड स्टार्टअप इसीलिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि इनोवेशन को बूस्ट अप मिले। दैट इज द मेन एम ऑफ इट। ग्यारह बज चुके हैं, एंड करें सर अभी? श्योर सर। जी कल वापस मिलेंगे। थोड़े से लोग जो
कोई अगर आपको डिफिकल्टी है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज हमें मैसेज कर दीजिएगा या आप ओटीपी कह सकते हैं वेदर दिस टाइमिंग इज गुड और नॉट, क्योंकि इससे कम तो नहीं हो सकता, इससे ज्यादा करना है अब हमें टाइमिंग। अब हम ज्यादा के टाइम पे सोचेंगे, 2 महीने बाकी है, जितना हम इन्वॉल्व कर सकते हैं अपना टाइम, उसमें भी ये मेन मंथ है वो नवंबर मंथ है, तो उसमें आप प्लीज 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 सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना बन सके उतना यहाँ पर रहिए, और जितना आप रहेंगे उतना आपको नॉलेज गेन होगा। डिनोवो होगा 9 नवंबर से, एंड 1 एंड 2 नवंबर को आप एग्जामिनेशन देंगे। तो इट इज रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि भाई आप 9:30 बजे फिट आ जाइए एंड 11 बजे तक रुकिए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।